बिहार विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार पूरे सवाब पे है। मेरे साथ केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो कि बिहार चुनाव में चुनाव सह प्रभारी हैं पार्टी की तरफ से और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। सर, मेरा स्वागत है आपका न्यूज 24 में। सबसे पहले सवाल है कि बिहार में आपका एजेंडा क्या है? सुशासन वर्सेज भ्रष्टाचार है या परिवारवाद वर्सेज विकास है? देखिए, सुशासन भी है, विकास भी है और बिहार में एक जो डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी का जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य है कि बिहार के अंदर सभी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को स्वरूप देने का जो एक रोड मैप है वो तैयार हो चुका है। अब क्रांति लाने का समय आ गया है। तो 2025 में जब 14 नवंबर के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उसके बाद विकास है, सुशासन है, रोजगार है, हर क्षेत्र में आय के अवसर बढ़ाने का एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य के अंतर्गत काम करें। एक देखा गया है बीजेपी के अंदर कि आप लोग जैसे तमाम नेता बिहार में हैं, आपने अपना सेंटर मुजफ्फरपुर बनाया है, गृह मंत्री जी पटना में होते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी पटना में होते हैं। इधर बिहार को अलग अलग हिस्सों में आप प्रभारियों ने बांट रखा है क्या? नहीं, ये एक व्यवस्था बनती, जब भी कोई चुनाव होता है और चुनाव के प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं, तो व्यवस्था तो यही अनुकूल है कि कुछ सभी लोग पूरे प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी हैं, लेकिन जैसे मेरे जिम्मे 13 लोकसभा क्षेत्र की 78 विधानसभा है, उसी प्रकार से श्री CR पाटिल जी के पास भी इसी प्रकार से आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी अपने जिम्मे लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए हैं, लेकिन सीमा रेखा नहीं है। जैसे जो मेरी 78 विधानसभा है, उसके अलावा भी मैं प्रचार करने के लिए जाता हूं, लेकिन ये 78 विधानसभा क्षेत्रों का जो केंद्र है वो मुजफ्फरपुर है और यहीं से हम लोग सारी योजनाएं बनाते हैं और यहीं से जो भी निर्देश देना वो निर्देश। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो एक तरफा लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि हम लोग 150 से 175 के बीच में रहेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि अब 175 से 200 पार करने में कोई संशय नहीं लगता। 200 सीटें, विपक्ष भी मजबूत है, महागठबंधन है, सब लोग एक साथ हैं। महागठबंधन में जितने लोग साथ हैं वह दिखते जरूर साथ हैं, लेकिन साथ है नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कोई प्रण लेता है। प्रण कौन लेता है? प्रण तो भगवान श्री राम ने लिया था कि निश्चरहीन करो मैं, बुझ उठाए प्रण कीन। अब श्री तेजस्वी यादव जी प्रण लेने लगेंगे और प्रण क्या लेंगे? फर्जी वादे, झूठ का पुलिंदा। तो उसमें भी गठबंधन की एकता, जो इनका महागठबंधन, उसकी एकता दिखाई नहीं पड़ी, इसलिए जो महागठबंधन है ये ठगबंधन साबित हो। आपको कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने रूस भेजा था भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कार्यक्रम को लेकर। अब आप बुद्ध की धरती पे हैं, क्या अनुभव है यहाँ की चुनावी यात्रा और उस यात्रा में अंतर क्या है? प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे बड़े नेता भी हैं और सबसे विजनरी नेता भी हैं और उनका मार्गदर्शन हमारे जैसे अनंत कार्यकर्ता जो हैं उनको मिलना ये सौभाग्य की बात होती है। और भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर के रूस जाना, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, और बुद्ध की धरती पर आज आपने सवाल कर दिया, इसलिए मैं बता रहा हूं कि भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी अगाध श्रद्धा से भरे हुए, या रूस की धरती हो, चाहे वियतनाम की धरती हो, चाहे मंगोलिया हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे अनेक देश ऐसे हैं जहां भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी मिल जाएंगे। मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा है, बहुत आनंद देने वाला रहा है और मेरे मन में है कि यह चुनाव का दायित्व है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, सरकार बनने के बाद हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों को लेकर के एक विशेष अभियान चलाएंगे। प्रधानमंत्री जी आप जैसा जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा था कि हमने विश्व को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, किसी को युद्ध नहीं दिया है, शांति का राह दिखाने का काम किया है, संघर्ष के आग में झोंकने का काम नहीं किया है। तो वह प्रेरणा लेकर के जब मैं एक बहुत बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां गया, तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अब बिहार आए हैं, तो बिहार में जनसैलाब उनको सुनने के लिए, देखने के लिए उमड़ता है। उसी प्रकार से जहां आबादी कम है लेकिन भगवान तथागत बुद्ध के प्रति आस्था इतनी है कि उनका पवित्र अवशेष जो पिपरावा उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां से प्राप्त हुआ है वैज्ञानिक परीक्षण के बाद कि भगवान तथागत बुद्ध की ही अस्थियों का अंश है। तो बहुत अगाध श्रद्धा मैंने देखी, मैं बहुत प्रभावित हूं, मैं अभिभूत हूं।
अभी आपने कहा था कि जब परिणाम आएंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब से कुछ समय पहले तक भाजपा नेताओं का टोन अलग था मुख्यमंत्री को लेकर, क्योंकि पहले कहा गया कि विधायक चुनेंगे, फिर आप लोग एक दो दिन से अब बोलने लगे हैं कि नीतीश जी ही रहेंगे। क्या कुछ दबाव था जेडीयू की तरफ से? ये महागठबंधन के लोग जो मुद्दा विहीन हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं। जब आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आज भी चल रही है, विधायक हमारे जेदा हैं, तो 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद कोई दो राय कैसे हो सकती है? श्री नीतीश कुमार जी को फिर से नेता चुनने की औपचारिकता होगी और फिर नीतीश कुमार जी फिर एक बार एनडीए सरकार और उसके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। लोग डर इसलिए रहे हैं कि महाराष्ट्र में हो चुका है, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़े थे, बाद में देवेंद्र फडणवीस बन गए। हमारा निश्चित तौर से भाजपा गठबंधन की वहां सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार में बड़ा अंतर है। बिहार के अंदर मैंने जो देखा है कि श्री नीतीश कुमार जी को यहाँ मुख्यमंत्री नहीं देवता मानते हैं, और जो श्री लालू यादव जी को पहले मानते थे, और श्री लालू यादव जी और श्री नीतीश कुमार जी ये दोनों किसके शिष्य हैं? ये भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य हैं। और श्री लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दाढ़ी मार दी, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, अति दलितों के हक को लूट लिया, और नीतीश कुमार जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए नीतीश जी के प्रति जो सम्मान है बिहार की जनता में, वह सम्मान को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और श्री नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बना करके बिहार आगे बढ़ेगा, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार, उनका ये मानना है कि श्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत स्पेस है, उसको भी भरने के लिए डबल इंजन सरकार का सहयोग चाहिए, और डबल इंजन की सरकार एनडीए दे सकता है। कोई ये महागठबंधन वाले तो सरकार बना करके फर्जी वादे के आधार पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि किसी प्रकार से इनको सत्ता मिल जाए तो इनके गुंडे, इनके अपराधी, इनके माफिया, इनके दंगाई फिर लेकर के AK-47 खुलेआम बिहार में घूमें, नरसंहार करें, अपहरण करें, जमीनों पर कब्जा करें, महिलाओं के साथ अभद्रता करें। ये घटनाएं तो श्री लालू यादव जी के जंगल राज में हो चुकी। नहीं, और इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि जो अभी एनडीए में मंत्री हैं वो तमाम उन्हीं के साथ थे जब जंगल राज का आरोप लगता है, उस समय वो लोग आरजेडी की तरफ से मंत्री थे, तो चेहरे वही हैं आपके यहाँ भी। जो मुखिया होता है, ठीक है, उसका आचरण क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसके शासन में कैसी परिस्थितियां थी। तो जब श्री लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे तो कोई शरीफ आदमी भी रहा होगा, तो क्या वो शरीफ आदमी भी उनके साथ सही काम कर पाएगा क्या? श्री नीतीश कुमार जी की सरकार में हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं किनके बारे में आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन श्री नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी है, तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। सबको बिहार का ईमानदारी के साथ विकास करना पड़ेगा, बिहार को विकसित बिहार बनाना पड़ेगा, और उसके लिए जो करना होगा, बिहार के पास जो बजट है वो तो खर्च ही करेंगे, लेकिन भारत सरकार का भी खजाना बिहार के विकास के लिए समर्पित। इसलिए 10-10 हजार रुपए आप लोगों को देने पड़ गए चुनाव के समय, इतना अच्छा काम हो रहा था। तो विपक्ष कह रहा है कि घूस है ये वोट के बदले। मैं यही बात कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव ने ये हमारी जीविका दीदियां जो महिलाएं हैं बिहार की, उनका अपमान किया है। ये भ्रष्ट लोग हैं। ये चाहते थे कि 100 रुपया में से जो 85 रुपया खा जाने वाले हैं वो महिला सशक्तिकरण का महत्व नहीं समझ सकते। वो नहीं चाहते कि कोई गरीब आदमी अमीर बन जाए, वो नहीं चाहते कि कोई 10,000 से अपने रोजगार को शुरू करके लखपति दीदी बन जाए, 10,000 से रोजगार शुरू करके उसको और योजनाओं के अंतर्गत लाभ मिले और वो करोड़पति दीदी बन जाए, उसका परिवार खुशहाल हो जाए, शिक्षित हो जाए, रोजगार से युक्त हो जाए। ये महागठबंधन वाले कभी नहीं चाहेंगे। यहाँ वो चाहेंगे कि ये जिस प्रकार से अनेक प्रकार के दर्द और पीड़ा से कराह रहे लोग हैं वो कराहते रह जाए। उनको रहने के लिए घर ना हो, उनको पीने के लिए पानी ना हो, उनके घरों में बिजली ना जले, उनको दवाई के लिए सुविधा ना मिले, उनको दोनों समय भोजन के लिए राशन ना मिले, उनके घरों की महिलाएं भी शौचालय का जो प्रबंध है उसका भी लाभ न ले सकें। इस सोच के श्री राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों हैं, ये चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए और जाके पैर न फटी पेवाई वह क्या जाने पीर पर आई। वो दर्द नहीं जान सकते गरीबों का महिलाओं। तेजस्वी यादव युवाओं के बीच में आक्रामक कैंपेन चला रहे हैं, हर घर एक सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं। अब जिस दिन इन्होंने वादा किया मैं भी सुन रहा था, और कि बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को ये सरकारी नौकरी देंगे। बिहार के लोग, हो सकता है कोई कम पढ़े लिखे लोग होंगे, हो सकता है कुछ लोग ना भी पढ़े हों,
लेकिन इतनी समझ लोगों के अंदर है कि अगर अभी जो बिहार में श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई की सरकार में सर्वे हुआ था, उस सर्वे में 2,96,00,000 परिवार निकले हैं। अब 2,96,00,000 मतलब आप 3 करोड़ मान लीजिए। 3 करोड़ लोगों को अगर 30,000 रुपए महीने की भी नौकरी देंगे तो उसके लिए 9 लाख करोड़ रुपया सालाना वेतन देने के लिए चाहिए। अब बिहार का बजट 3 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा है, ये कहां से लाएंगे? इतना बड़ा महाझूठ इस महागठबंधन का, इस महागठबंधन के द्वारा तथाकथित रूप से घोषित किए गए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का इस बयान को सुन करके बिहार के लोग ठान लिए कि ये सब महाझूठे हैं, महालुटेरे हैं, महाभ्रष्ट हैं और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी और नीतीश जी की जो जोड़ी है, इसी जोड़ी के साथ बिहार खड़ा रहेगा और मजबूती से खड़ा रहेगा। रोजगार और प्रवासी बड़ा मुद्दा है, आप लोग भी उठाते हैं, विपक्ष भी उठाता है और प्रशांत किशोर उन्होंने भी उसे उठाया और कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वापस नहीं जाना पड़ेगा। आप लोगों ने भी देश भर में कैंपेन चलाया बिहारी जो बाहर रहते हैं उनके बीच में। क्या रोड मैप है आप लोगों के पास? प्रवासी जो लौट कर आए हैं, वोट देने आए हैं, उनके रोजगार की कोई व्यवस्था है या फिर उन्हें मजदूर बनकर बाहर ही जाना होगा? देखिए, किसी भी प्रदेश के अंदर अगर आपको निवेश लाना है, उद्योग लाना है, चाहे वो देश के बड़े बड़े घराने जो उद्योग घराने हैं अगर वो आएंगे या दुनिया के किसी देश के लोग आएंगे, तो पहले क्या देखेंगे? कानून व्यवस्था कैसी है, जहां मैं पैसा लगाने जा रहा हूं मेरा पैसा और मैं सुरक्षित रहूंगा कि नहीं सुरक्षित रहूंगा। तो उनको मालूम है कि अगर एनडीए की सरकार है, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी है, तो वो उनका पैसा भी और वह भी सुरक्षित रहेंगे। 20 साल से तो है ना सर, बीच में कुछ ही समय तो वो लोग आए हैं। उन्होंने पाताल जैसा गड्ढा बिहार में बना दिया था, उसको भर करके आज मैं मुजफ्फरपुर में बैठा हूं। मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूं। मैंने यहाँ के लोगों से पूछा, भाई क्या परिवर्तन हुआ? कहें कि पहले हम मुजफ्फरपुर से पटना 8 घंटे में पहुंचते थे। हमने कहा अब कहीं 1.5 घंटे में पहुंचते हैं। पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। पहले गुंडे अपराधी एक पर्ची में लिख करके राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे लिख के भेज देते थे, इसको इतना कपड़ा दे दो, इसको या वाहन दे दो, इसको या जेवर दे दो। और देने के बाद हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम उनसे पैसे की डिमांड भी कर सके कि ये आपने सामान लिया, इसका पैसा दे दो। अगर पैसा मांगे तो अपनी जान से हाथ धोए। तो ये जो आतंक का माहौल था, उस आतंक के माहौल से बिहार को बाहर निकालने का काम, रोड इंफ्रा हो, चाहे रेल इंफ्रा हो, हवाई मार्ग हो, जल मार्ग हो, चारों तरफ कनेक्टिविटी बन गई है, बिजली की सुविधा है, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। अब जब सही समय आया है बिहार को विकसित बिहार बनाने का, तो वह 2025 के चुनाव के बाद जो हमारे पास 5 साल का समय है, इसमें ये जो मुद्दे लेकर के घूम रहे हैं, आप ध्यान रखना, मैं आज बता रहा हूं 2025 में सरकार एनडीए की ही बनने जा रही है। ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, इनको जनता ने नकार दिया है। लेकिन जब 14 नवंबर के बाद सरकार बनेगी और 2030 में फिर विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उस समय देखना ये सब मुद्दे इनके पास रहेंगे नहीं। क्योंकि हम पवित्र भाव से, जैसे कि बिहार की सेवा, देश की सेवा, जैसे अपना कर्तव्य समझ करके, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वह भी बिहार के एक तरह से मुख्य सेवक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन करने का काम कर रहे हैं। और जब ये परिवारवादी लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं, जिनका क्या चरित्र है, श्री लालू यादव जी के ऊपर चारा घोटाला और उसकी सजा वो भोग रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम हर घर परिवार के लोगों को नौकरी देंगे। रेलवे में एक बार इनके पिता रेल मंत्री थे, नौकरी देने का मौका आया तो नौकरी के बदले जमीनें लिखा लिया लोगों की। तो मैं तो बिहार के लोगों से यही अपील करूंगा कि कहीं गलती से इनके जाल में फंस करके अपनी जमीन मत लिख देना। ये नौकरी दे नहीं सकते हैं, ये सत्ता में आ नहीं सकते हैं। आप बिहार के जो निवासी हैं उनके सबके आशीर्वाद से एनडीए की सरकार है और 14 नवंबर के बाद भी एनडीए की सरकार बनेगी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी की जोड़ी बिहार को एक विकसित बिहार बनाने का जो एक रोड मैप है, जो यहाँ की अपेक्षा है, जो यहाँ की डिमांड है, उसको पूरा करने। आप कह रहे हैं नीतीश जी बनेंगे, वहां तो डिप्टी सीएम भी उन्होंने तय कर लिया। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, सीएम तेजस्वी यादव होंगे। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से किसी को कोई नहीं रोक सकता है। अब अगर मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए तो वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। और श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनने के लिए श्री राहुल गांधी को कह दिया ये प्रधानमंत्री अगले बनेंगे। लेकिन हमारे सर्वोच्च नेताओं ने कहा है कि न तो प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी है, न मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी है। 2047 विकसित भारत, विकसित बिहार बनने तक एनडीए को
जनता का समर्थन मिल रहा है और मिलेगा, और उसके बाद हमें बिना मांगे आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि लोगों का विश्वास, हम लोग लगातार जीत रहे हैं, लगातार हमारा समर्थन बढ़ रहा है, लगातार हमें जनता आशीर्वाद दे रही है, और उस आशीर्वाद की ताकत का हम सदुपयोग कर रहे हैं, जिससे जो गरीब था 25 करोड़ से अधिक आज गरीबी रेखा से बाहर आ गया है। जिनके घरों में कभी गैस के चूल्हे में रोटी नहीं बन सकती थी, आज उनको उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन मिल गया है। जिनके पास रहने का घर नहीं था, कच्चे घर में रहते थे, तिरपाल डाल करके रहते थे, पन्नी डाल करके रहते थे, आज उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास मिल गया है। जो बीमार रहने के कारण, पैसे के अभाव में, बिना इलाज के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, आज उनको 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिल रही है। ऐसी अनेक अनंत योजनाएं, जिन घरों में कभी उजाला सोचे भी नहीं थे कि कभी आएगा। पहले तो बिजली नहीं पहुंचेगी, बिजली पहुंच गई तो बिजली आएगी नहीं, लेकिन आज बिजली भी आ रही है, और अमीर आदमी के घर में अगर रोशनी है तो गरीब आदमी के घर में भी बल्ब जल रहा है। ये मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने करके दिखाया। राहुल गांधी भी अब कल बिहार में थे और आगे भी उनकी कई सभा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो छठ के नाम पे नौटंकी करते हैं, बोलोगे तो नाच भी देंगे वोट के लिए। ये बिहार के करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान है। ये जिस छठी मैया की पूजा करते हैं, उस छठी मैया का अपमान करने का काम किया। छठ पूजा को श्री राहुल गांधी ने ड्रामा कहा है, और इस अपमान का बदला कांग्रेस से भी, राष्ट्रीय जनता दल से भी बिहार की जनता जरूर लेगी। अब छठ पूजा केवल बिहार का महापर्व नहीं है। अटैक तो उन्होंने प्रधानमंत्री पे किया है। वो छठ मैया, छठ पूजा को ड्रामा कहा है। उनका मैंने भी सुना है भाषण। वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसे वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, चाय बेचने का काम करते थे, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार बने हैं। यह बात गांधी परिवार सहन नहीं कर पा रहा है कि पिछड़ी जाति का व्यक्ति, एक चाय बेचने वाला, ये कैसे देश का प्रधानमंत्री हुआ, अभी तीसरी बार, और वह भी सफल प्रधानमंत्री, और देश में लगातार उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है। सारे देश हित में बड़े से बड़े, कड़े से कड़े फैसले लेते हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यह बात श्री राहुल गांधी जी को बर्दाश्त नहीं हो रही। वो अपने को जन्मजात प्रधानमंत्री पद का अधिकृत उम्मीदवार समझते हैं, लेकिन उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का, श्री तेजस्वी यादव की कुंडली में बिहार का मुख्यमंत्री बनने का योग ही नहीं है। 2047 तक तो अभी कहीं कोई संभावना नहीं। मेरा आखिरी 2 सवाल है। बिहार में जातीय समीकरण चलता है और आप विकास के नैरेटिव की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप टिकट देते हैं तो आप भी जातीय समीकरण फिट करते हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा है, ये हमारी एनडीए की सच्चाई है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ महामंत्र है। और उस महामंत्र के अनुसार मैंने शुरू में ही कहा कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का एक फार्मूला था, और उस फार्मूले में कोई आकाश में पहुंच जाए और कोई पाताल में पहुंच जाए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, कोई बहुत आगे बढ़ जाएगा, कोई थोड़ा पीछे रहेगा, लेकिन सबका साथ सबका विकास होगा। अगर कोई गरीब है तो उसको अमीर बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। किसी परिवार में शिक्षा के अभाव में पीढ़ी बीती है तो आगे कोई अशिक्षित न रहने पाए, इसका उपाय करेंगे। किसी घर में रोजगार का अभाव है तो कोई सरकारी क्षेत्र में करेगा, कोई निजी क्षेत्र में करेगा, और देश के लोग बिहार आएंगे और बिहार के लोग देश में भी जाएंगे, लेकिन ये कोई बैरियर नहीं लग जाएगा। लेकिन बिहार में भी इतने रोजगार के अवसर पैदा होंगे कि बिहार के लोगों को पलायन करने जैसी परिस्थितियों का सामना आने वाले समय में नहीं करना पड़ेगा। और सबको हिस्सेदारी देना, ये न्याय है, ये जातिवाद नहीं है। नहीं, आपका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसमें मुसलमान छूट जा रहा है। कहीं 243 में 101 पे आप लोगों ने 101 पे उतारा, कोई मुस्लिम उम्मीदवार ही नहीं मिला आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहां ही टिकट दिया जाता है जिसके लड़ने और जीतने की संभावना होती है। अभी बिहार के अंदर हमारी पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता नहीं थे जिनको हम टिकट देकर के जिता पाते, तो हमने टिकट नहीं दिया है। लेकिन जिन लोगों को संपूर्ण योजनाओं का बिना भेदभाव के लाभ मिल रहा है, हमें विश्वास है, पूरे बिहार के ऊपर विश्वास है कि अगर हमारी डबल इंजन की सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है तो वोट देने में भी भेदभाव नहीं करेंगे, एनडीए के प्रत्याशियों को जिताएंगे, जिससे जिनके जीवन में जितनी खुशहाली आई है उससे और 10 गुना अधिक खुशहाली आवे। मेरा आखिरी सवाल है, घोषणा पत्र कब ला रहे हैं? क्योंकि विपक्ष अब कटाक्ष कर रहा है कि उन्होंने तो अपना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, घोषणा पत्र सब जारी कर दिया, आप लोग घोषणा पत्र भी नहीं ला रहे हैं। एनडीए का आएगा या बीजेपी का आएगा, क्या है? हमारे यहाँ घोषणा पत्र नहीं आता है, संकल्प पत्र। संकल्प पत्र आता है, और जो संकल्प पत्र आता है, जो संकल्प लिया जाता है उसे पूरा किया जाता है। और जहां तक विपक्ष की बात है, इनका घोषणा पत्र
मतलब महाझूठ का पुलिंदा है। उनका घोषणा पत्र है। आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आप ये मुझे बता दो, उनके घोषणा पत्र में जितना वादा किया गया है, भारत सरकार का बजट भी पूरा अगर उनके घोषणा पत्र के हिसाब से खर्च कर दिया जाए तो भी उनका वादा पूरा नहीं हो सकता। इतना बड़ा झूठ, इतना सफेद झूठ, इतना बिहार के लोगों को नादान समझ रखा है, अनजान समझ रखा है। यहाँ का युवा क्या इतना ना समझ है? अरे कोई जवाब है आपके पास? क्या चारा घोटाला या रेलवे घोटाला का पैसा यहाँ डिपॉजिट करने वाले हो कि अपने साथी राहुल गांधी जी, जो उन्होंने घोटाले किए हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप हैं, उनका पैसा लाना चाहते हो? कहां से लाओगे? ये बताना तो पड़ेगा। इतने हर घर को नौकरी दे देंगे, कैसे दे दोगे? हमारा संकल्प पत्र आएगा, जल्दी आएगा। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं जनसुराज? प्रशांत किशोर जी की यहाँ कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने, मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे दिल्ली प्रदेश में श्री अरविंद केजरीवाल, जिनको फर्जीवाल भी लोग कहा करते हैं, उन्होंने एक वहां की जनता को गुमराह करने में सफलता प्राप्त कर ली कि हम आएंगे तो यह कर देंगे, ईमानदारी की पराकाष्ठा कर देंगे और भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। लेकिन जब वो सत्ता प्राप्त कर लिए तो सत्ता प्राप्त करने के बाद वो कुछ भी नहीं कर सके और दिल्ली प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। और जो भी काम नहीं कर पाते थे, ठीकरा कहां फोड़ते थे? केंद्र सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही है, माननीय मोदी जी हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो श्री प्रशांत किशोर जी उसी श्रेणी के लोग हैं। और वो बिहार, जो एक बहुत ही राजनीतिक दृष्टि से जागरूक प्रदेश है, वहां के लोगों को दिल्ली के प्रदेश की तरह समझ करके कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को गुमराह करके सत्ता प्राप्त कर ली, जब वो जागे तो सत्ता से बाहर कर दिया। और जब तक प्रशांत किशोर जी भाषणबाजी कर रहे थे, चुनाव नहीं घोषित हुआ था, तो वो अपने दावे कर रहे थे कि वो सत्ता में आएंगे, बिहार को बदल देंगे। कहां से बदल देंगे? उनके वादे और तेजस्वी यादव जी के वादे में कोई अंतर है क्या? दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे बिहार से पलायन रोक दे। कहां डेंट नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों को? डेंट करेंगे कि नहीं? कहीं उनका आता पता नहीं है। मैं तो देख रहा हूं कि अधिकतम उनके प्रत्याशी सब संपर्क कर रहे हैं कि हम भाजपा को समर्थन देना चाहते हैं, एनडीए को समर्थन देना चाहते हैं, क्योंकि उनके किसी भी प्रत्याशी की जमानत बचती हुई मुझे नहीं दिख रही है। इसलिए वोट कटवा के रूप में वह चुनाव के मैदान में है। और जो उनके साथ युवा खड़ा था वो समझ गया कि अगर इनको वोट देंगे तो गुंडा राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, माफिया राज आ जाएगा। तो इसलिए सबने ठान लिया कि अब एनडीए को ही वोट देंगे, एनडीए को ही जिताएंगे। एनडीए ही बिहार का विकास किया है और आगे करेगा। शुक्रिया आपका न्यूज 24 से बातचीत के लिए। कुमार गौरव, न्यूज 24, मुजफ्फरपुर, बिहार।